नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात शुरू करेंगे, लेकिन आपको एक अहम जानकारी हम ये दे देते हैं कि आप इस वक्त 11 बजे सुभाष चंद्रा शो देखते हैं, लेकिन आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो आप दोपहर 1 बजे देख पाएंगे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये 31वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी ने पिछली बार मन की बात कार्यक्रम में न्यू इंडिया पर देश की जनता को संबोधित किया था। अपने इस कार्यक्रम में पीएम हर बार आम व्यक्ति से जुड़े, हर बार जिस तरीके से आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से इस बार भी आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सभी देशवासियों से विषय और सुझाव उन्होंने इस बार भी आमंत्रित किए हैं, तो देशवासियों की टिप्पणियों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हर मन की बात से पहले देश के हर कोने से, हर आयु वर्ग के लोगों से मन की बात को लेकर के ढेर सारे सुझाव आते हैं। आकाशवाणी पर आते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर आते हैं, माईगॉव के माध्यम से आते हैं, फोन के द्वारा आते हैं, रिकॉर्डेड मैसेज के द्वारा आते हैं। और जब कभी कभी मैं उसे समय निकाल करके देखता हूं तो मेरे लिए एक सुखद अनुभव होता है। इतनी विविधताओं से भरी हुई जानकारियां मिलती हैं। देश के हर कोने में शक्तियों का अंबार पड़ा है। साधक की तरह समाज में खपे हुए लोगों का अनगिनत योगदान। दूसरी तरफ शायद सरकार की नजर भी नहीं जाती होगी, ऐसी समस्याओं का भी अंबार नजर आता है। शायद व्यवस्था भी आदी हो गई होगी, लोग भी आदी हो गए होंगे। और मैंने पाया है कि बच्चों की जिज्ञासाएं, युवाओं की महत्वाकांक्षाएं, बड़ों के अनुभव का निचोड़, भांति भांति की बातें सामने आती हैं। हर बार जितने इनपुट्स मन की बात के लिए आते हैं, सरकार में उसका डिटेल एनालिसिस होता है। सुझाव किस प्रकार के हैं, शिकायतें क्या हैं, लोगों का अनुभव क्या है। आमतौर पर देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरे को सलाह देने का। ट्रेन में, बस में जाते और किसी को खांसी आ गई तो तुरंत दूसरा आके कह के ऐसा करो। सलाह देना, सुझाव देना, ये जैसे मानो हमारे यहाँ स्वभाव में है। शुरू में मन की बात को लेकर के भी जब सुझाव आते थे, सलाह के शब्द सुनाई देते थे, पढ़ने को मिलते थे, तो हमारी टीम को भी यही लगता था कि ये बहुत सारे लोग को शायद आदत होगी। लेकिन हमने जरा बारीकी से देखने की कोशिश की तो मैं सचमुच में इतना भाव विभोर हो गया। ज्यादातर सुझाव देने वाले लोग वो हैं, मुझ तक पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग वो हैं जो सचमुच में अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं। कुछ अच्छा हो उस पर वो अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, परिस्थिति के अनुसार प्रयत्नरत है। और ये चीजें जब ध्यान में आई तो मुझे लगा कि ये सुझाव सामान्य नहीं है, ये अनुभव के निचोड़ से निकले हुए हैं। कुछ लोग सुझाव इसलिए भी देते हैं कि उनको लगता है कि अगर यही विचार जहां काम कर रहे हैं, वो विचार अगर और लोग सुने और उसका एक व्यापक रूप मिल जाए तो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। और इसलिए उनकी स्वाभाविक इच्छा रहती है कि मन की बात में अगर इसका जिक्र हो जाए। ये सभी बातें मेरी दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक है। मैं सबसे पहले तो अधिकतम सुझाव जो कि कर्मयोगियों के हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने वाले लोगों के हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, मैं किसी बात को जब मैं उल्लेख करता हूं तो ऐसी ऐसी चीजें ध्यान में आती हैं तो बड़ा ही आनंद होता है। पिछली बार मन की बात में कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था, फूड वेस्ट हो रहा है उसके संबंध में चिंता जताई थी और मैंने उल्लेख किया। और जब उल्लेख किया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ऐप पर, माईगॉव पर देश के अनेक कोने में से अनेक लोगों ने कैसे कैसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ फूड वेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में
खास करके युवा पीढ़ी लंबे अरसे से इस काम को कर रही है। कुछ सामाजिक संस्थाएं करती हैं तो हम कई वर्षों से जानते आए हैं, लेकिन मेरे देश के युवा इसमें लगे हुए हैं ये तो मुझे बाद में पता चला। कईयों ने मुझे वीडियोज भेजे हैं। कई स्थान है जहां रोटी बैंक चल रही है। लोग रोटी बैंक में अपने यहां से रोटी जमा करवाते हैं, सब्जी जमा करवाते हैं, और जो नीडी लोग हैं वे वहां से प्राप्ति कर लेते हैं। देने वाले को भी संतोष होता है, लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है। समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं इसका ये उदाहरण है। आज अप्रैल महीना पूर्ण हो रहा है, आखिरी दिवस है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर दोनों राज्यों के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों राज्यों ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने का लगातार प्रयास किया है, देश की उन्नति में योगदान दिया है, और दोनों राज्यों में महापुरुषों की अविरत श्रृंखला और समाज के हर क्षेत्र में उनका जीवन हमें प्रेरणा देता रहता है। और इन महापुरुषों को याद करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर 2022 आजादी के 75 साल हम अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने नगर को, अपने परिवार को कहां पहुंचाएंगे, इसका संकल्प लेना चाहिए। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए योजना बनानी चाहिए और सभी नागरिकों के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। मेरी इन दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक जमाना था जब क्लाइमेट चेंज ये एकेडमिक वर्ल्ड का विषय रहता, सेमिनार का विषय रहता था, लेकिन आज हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनुभव भी करते हैं, अचरज भी करते हैं। कुदरत ने भी खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। हमारे देश में मई जून में जो गर्मी होती है वो इस बार मार्च अप्रैल में अनुभव करने की नौबत आ गई। और मुझे मन की बात पर जब मैं लोगों के सुझाव ले रहा था तो ज्यादातर सुझाव इन गर्मी के समय में क्या करना चाहिए उस पर लोगों ने मुझे दिए हैं। वैसे सारी बातें प्रचलित हैं, नया नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय पर उसका पुनःस्मरण बहुत काम आता है। कोई श्रीमान प्रशांत कुमार मिश्र, टीएस कार्तिक, ऐसे अनेक मित्रों ने पक्षियों की चिंता की है। उन्होंने कहा कि बालकनी में, छत पे पानी रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि परिवार के छोटे छोटे बालक इस बात को बखूबी करते हैं। एक बार उनको ध्यान में आ जाए कि पानी क्यों भरना चाहिए तो वो दिन में 10 बार देखने जाते हैं कि जो बर्तन रखा है उसमें पानी है कि नहीं है, और देखते रहते हैं कि पक्षी आए कि नहीं आए। हमें तो लगता है कि ये खेल चल रहा है, लेकिन सचमुच में बालक मन में ये संवेदनाएं जगाने का एक अद्भुत अनुभव होता है। आप भी कभी देखिए, पशु पक्षी के साथ थोड़ा सा भी लगाव एक नए आनंद की अनुभूति कराता है। कुछ दिन पहले मुझे गुजरात से श्रीमान जगत भाई ने अपनी एक किताब भेजी, सेव द स्पैरोज, और जिसमें उन्होंने गौरैया की संख्या जो कम हो रही है उसकी चिंता तो की है, लेकिन स्वयं ने मिशन मोड में उसके संरक्षण के लिए क्या प्रयोग किए हैं, क्या प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा वर्णन उस किताब में है। वैसे हमारे देश में तो पशु पक्षी, प्रकृति, उसके साथ सहजीवन की बात उस रंग से हम रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है कि सामूहिक रूप से ऐसे प्रयासों को बल देना चाहिए। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब को 100 साल हुए थे। वे 103 साल तक जीवित रहे थे और उनके 100 साल निमित्त बोहरा समाज ने बुरहानी फाउंडेशन के द्वारा इस पैरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया था। इसका शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला था।
करीब 52,000 बर्ड फीडर्स उन्होंने दुनिया के कोने-कोने में वितरित किए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसको स्थान मिला था। कभी-कभी हम इतने व्यस्त होते हैं तो अखबार देने वाला, दूध देने वाला, सब्जी देने वाला, पोस्टमैन कोई भी हमारे घर के दरवाजे से आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गर्मी के दिन है, जरा पहले उसको पानी का तो पूछें। नौजवान दोस्तों, कुछ बातें आपके साथ भी तो मैं करना चाहता हूं। मुझे कभी-कभी चिंता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी में कई लोगों को कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजारने में मजा आती है। माँ बाप भी बड़े एक रक्षात्मक अवस्था में ही उनको लालन पालन करते हैं। कुछ दूसरे एक्सट्रीम भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कंफर्ट जोन वाला नजर आता है। अब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, वैकेशन का मजा लेने के लिए योजनाएं बन चुकी होगी। समर वैकेशन गर्मियां होने के बाद भी जरा अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक मित्र के रूप में आपका वैकेशन कैसा जाए, कुछ बातें करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कुछ लोग जरूर प्रयोग करेंगे और मुझे बताएंगे भी। क्या आप वैकेशन के इस समय का उपयोग, मैं 3 सुझाव देता हूं, उसमें से तीनों करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 में से एक करने का प्रयास करें। ये देखें कि न्यू एक्सपीरियंस हो, प्रयास करें कि न्यू स्किल का अवसर लें, कोशिश करें कि जिसके विषय में न कभी सुना है, न देखा है, न सोचा है, न जानते हैं, फिर भी वहां जाने का मन करता है और चले जाएं। न्यू प्लेसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू स्किल्स। कभी कभार किसी चीज को टीवी पर देखना या किताब में पढ़ना या परिचितों से सुनना और उसी चीज को स्वयं अनुभव करना, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वैकेशन में जहां भी आपकी जिज्ञासा है उसे जानने के लिए कोशिश कीजिए, नया एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव हो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने वाला हो। हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, सुखी परिवार के हैं। क्या दोस्तों कभी मन करता है कि रिजर्वेशन किए बिना रेलवे के सेकंड क्लास में टिकट लेकर के चढ़ जाएं, कम से कम 24 घंटे की सफर करें? क्या अनुभव आता है? उन पैसेंजरों की बातें क्या है? वो स्टेशन पे उतर के क्या करते हैं? शायद साल भर में जो सीख नहीं पाते हैं, उस 24 घंटे की विदाउट रिजर्वेशन वाली भीड़-भाड़ वाली ट्रेन में सोने को भी न मिले, खड़े-खड़े जाना पड़े। कभी तो अनुभव कीजिए। मैं ये नहीं कहता बार-बार करिए, एक आध बार तो करिए। शाम का समय हो, अपना फुटबॉल लेकर के, वॉलीबॉल लेकर के या कोई भी खेलकूद का साधन लेकर के तद्दन गरीब बस्ती में चले जाएं। उन गरीब बालकों के साथ खुद खेलिए। आप देखिए, शायद जिंदगी में खेल का आनंद पहले कभी नहीं मिला होगा, ऐसा आपको मिलेगा। समाज में इस प्रकार की जिंदगी गुजारने वाले बच्चों को जब आपके साथ खेलने का अवसर मिलेगा, आपने सोचा है उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा? और मैं विश्वास करता हूं एक बार जाएंगे, बार बार जाने का मन कर जाएगा। ये अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस सेवा के काम करते रहते हैं। आप तो गूगल गुरु से जुड़े हुए हैं, उस पर ढूंढिए। किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ 15 दिन 20 दिन के लिए जुड़ जाइए, चले जाइए, जंगलों में चले जाइए। कभी कभी बहुत समर कैंप लगते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लगते हैं, कई प्रकार के विकास के लिए लगते हैं, उसमें शरीक हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ कभी आपको लगता है कि आपने ऐसे समर कैंप किए हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया हो, आप बिना पैसे लिए समाज के उन लोगों के पास पहुंचे जिनको ऐसा अवसर नहीं है, और जो आपने सिखाए उनको सिखाएं। कैसे किया जा सकता है, आप उनको सिखा सकते हैं। मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नोलॉजी दूरियां कम करने के लिए आई, टेक्नोलॉजी सीमाएं समाप्त करने के लिए आई, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक ही घर में 6 लोग एक ही कमरे में बैठे हो, लेकिन दूरियां इतनी हो कि कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों?
हर कोई टेक्नोलॉजी से कहीं और बिजी हो गया है। सामूहिकता भी एक संस्कार है, सामूहिकता एक शक्ति है। दूसरा मैंने कहा कि स्किल, क्या आपका मन नहीं करता है कि आप कुछ नया सीखें? आज स्पर्धा का युग है, एग्जामिनेशन में इतने डूबे हुए रहते हैं, उत्तम से उत्तम अंक पाने के लिए खप जाते हैं, खो जाते हैं। वैकेशन में भी कोई न कोई कोचिंग क्लास लगा रहता है, अगली एग्जाम की चिंता रहती है। कभी कभी डर लगता है कि रोबोट तो नहीं हो रही हमारी युवा पीढ़ी, मशीन की तरह जिंदगी नहीं गुजार रही। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास। संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो। कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। और नजर करें तो हमारे अगल बगल में कोई न कोई सिखाने वाला मिल सकता है। स्विमिंग नहीं आता तो स्विमिंग सीखें, ड्राइंग करें, भले उत्तम ड्राइंग नहीं आएगा लेकिन कुछ तो कागज पे हाथ लेकर लगाने की कोशिश करें। आपका भीतर की जो संवेदना है वो प्रकट होने लग जाएगी। कभी कभी छोटे छोटे काम जिसको हम कहते हैं, हमें क्यों न मन करेगा हम सीखें। आपको कार ड्राइविंग सीखने का मन करता है क्या? कभी ऑटो रिक्शा सीखने का मन करता है क्या? आप साइकिल तो चला लेते हैं लेकिन 3 व्हीलर वाली साइकिल जो लोगों को लेकर के जाते हैं, कभी चलाने की कोशिश किया? आप देखिए ये सारे नए प्रयोग, ये स्किल ऐसी है आपको आनंद भी देगी और जीवन को एक दायरे में जो बांध दिया है ना उससे आपको बाहर निकाल देगी। आउट ऑफ बॉक्स कुछ करिए दोस्तों। जिंदगी बनाने का यही तो अवसर होता है। और आप सोचते होंगे कि सारी एग्जाम समाप्त हो जाए, कैरियर के नए पड़ाव पर जाऊंगा तब सीखूंगा, तो वो तो मौका नहीं आएगा, फिर आप दूसरी झंझट में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको जादू सीखने की शौक हो तो ताश के पत्तों की जादू सीखिए, अपने यार दोस्तों को जादू दिखाते रहिए। कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास कीजिए, उससे आपको जरूर लाभ होगा। आपके भीतर की मानवीय शक्तियों को चेतना मिलेगी, विकास के लिए बहुत अच्छा अवसर बनेगा। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, दुनिया को देखने से जितना सीखने समझने को मिलता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नए नए स्थान, नए नए शहर, नए नए नगर, नए नए गांव, नए नए इलाके, लेकिन जाने से पहले कहां जा रहे हैं उसका अभ्यास, और जाकर के एक जिज्ञासु की तरह उसे देखना, समझना, लोगों से चर्चा करना, उनसे पूछना, ये अगर प्रयास किया तो उस देखने का आनंद कुछ और होगा। आप जरूर कोशिश कीजिए और तय कीजिए, ट्रैवलिंग ज्यादा न करें। एक स्थान पर जाकर के 3 दिन 4 दिन लगाइए, फिर दूसरे स्थान पर जाइए, वहां 3-4 दिन लगाइए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा, और ये भी सही है कि आप जब जा रहे हैं तो मुझे तस्वीर भी शेयर कीजिए, क्या नया देखा, कहां गए थे। आप #इनक्रेडिबल इंडिया इसका उपयोग करके अपने इन अनुभवों को शेयर कीजिए। दोस्तों, इस बार भारत सरकार ने भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है। नई पीढ़ी तो नगद से करीब करीब मुक्त ही हो रही है, उसके कैश की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल करेंसी में विश्वास करने लग गई है। आप तो करते हैं, लेकिन इसी योजना से आप कमाई भी कर सकते हैं। आपने सोचा है? भारत सरकार ने एक योजना है, अगर भीम ऐप जो कि आप डाउनलोड करते होंगे, आप उपयोग भी करते होंगे, लेकिन किसी और को रिफर करें, किसी और को जोड़ें, और वो नया व्यक्ति अगर 3 ट्रांजैक्शन करे, आर्थिक कारोबार 3 बार करें,
तो इस काम करने के लिए आपको 10 रुपये की कमाई होती है। आपके खाते में सरकार की तरफ से 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर दिन में आपने 20 लोगों से करवा लिया तो आप शाम होते होते 200 रुपया कमा लेंगे। व्यापारियों को भी कमाई हो सकती है, विद्यार्थियों को भी कमाई हो सकती है। और ये योजना 14 अक्टूबर तक है। डिजिटल इंडिया बनाने में आपका योगदान होगा। न्यू इंडिया के आप एक प्रहरी बन जाएंगे। तो वैकेशन का वैकेशन और कमाई की कमाई, रिफर एंड अर्न। आमतौर पर हमारे देश में वीआईपी कल्चर के प्रति एक नफरत का माहौल है, लेकिन ये इतना गहरा है कि मुझे अभी अभी अनुभव हुआ जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा। वो एक प्रकार से वीआईपी कल्चर का सिंबल बन गया था। लेकिन अनुभव ये कहता था कि लाल बत्ती तो व्हीकल पर लगती थी, गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे 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 वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर वीआईपी कल्चर पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है, इसके लिए कोई ये तो दावा नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक फोन कॉल आया। खैर, उस फोन में उन्होंने आशंका भी व्यक्त की है, लेकिन उससे मैं इतना अंदाज आता है इस फोन कॉल से कि सामान्य मानवीय चीजें पसंद नहीं करता है, उसे दूरी महसूस होती है। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं शिवा चौबे बोल रही हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं गवर्नमेंट के रेड बीकन लाइट बैन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने एक लाइन पढ़ी न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा था, एवरी इंडियन इज अ वीआईपी ऑन अ रोड। ये सुन के मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि आज मेरा टाइम भी उतना ही जरूरी है। मुझे ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना है और मुझे किसी के लिए रुकना भी नहीं है। तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस डिसीजन के लिए। और ये जो आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इसमें हमारा देश ही नहीं साफ हो रहा है, हमारी रोडों से वीआईपी की दादागिरी भी साफ हो रही है। तो उसी लिए धन्यवाद। सरकारी निर्णय से लाल बत्ती का जाना वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मन से भी हमें प्रयत्नपूर्वक इसे निकालना है। हम सब मिलकर के जागरूक प्रयास करेंगे तो निकल सकता है। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्म्य है। 125 करोड़ देशवासियों का महत्व हम स्वीकार करें, 125 करोड़ देशवासियों का महात्म्य स्वीकार करें, तो महान सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति एकजुट हो जाएगी। हम सबने मिलकर के करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता हूं कि हम इतिहास को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को बार बार याद करते रहें। उससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इस वर्ष हम 125 करोड़ देशवासी संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहे हैं। किसी न किसी कारणवश हम इतने बंद गए, इतने छोटे हो गए कि ज्यादा से ज्यादा शताब्दियों तक का ही विचार करते रहे। दुनिया के अन्य देशों के लिए तो शताब्दी का बड़ा महत्व होगा, लेकिन भारत इतना पुरातन राष्ट्र है कि उसके नसीब में 1000 साल और 1000 साल से भी पुरानी यादों को मनाने का अवसर हमें मिला है। 1000 साल पहले का समाज कैसा होगा, सोच कैसी होगी, थोड़ी कल्पना तो कीजिए। आज भी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ करके निकलना हो तो कितनी दिक्कत होती है। 1000 साल पहले कैसा होता होगा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रामानुजाचार्य जी ने समाज में जो बुराइयां थी, ऊंच नीच का भाव था, छूत अछूत का भाव था, जातिवाद का भाव था, इसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। स्वयं ने अपने आचरण द्वारा समाज जिनको अछूत मानता था उनको गले लगाया था। 1000 साल पहले उनके मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे और सफलतापूर्वक मंदिर प्रवेश करवाए थे। हम कितने भाग्यवान हैं कि हर युग में
हमारे समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए हमारे समाज में से ही महापुरुष पैदा हुए हैं। संत रामानुजाचार्य जी के 1000वीं जयंती मना रहे हैं, तब सामाजिक एकता के लिए, संगठन में शक्ति है इस भाव को जगाने के लिए उनसे हम प्रेरणा लें। भारत सरकार भी कल 1 मई को संत रामानुजाचार्य जी की स्मृति में एक स्टैम्प रिलीज करने जा रही है। मैं संत रामानुजाचार्य जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 1 मई का एक और भी महत्व है। दुनिया के कई भागों में उसे श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जब श्रमिक दिवस की बात आती है, लेबर की चर्चा होती है, लेबरर्स की चर्चा होती है, तो मुझे बाबा साहब आम्बेडकर की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज श्रमिकों को जो सहूलियतें मिली हैं, जो आदर मिला है, उसके लिए हम बाबा साहब के आभारी हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय है। आज जब मैं बाबा साहब की बात करता हूं, संत रामानुजाचार्य जी की बात करता हूं, तो 12वीं सदी के कर्नाटक के महान संत और सामाजिक सुधारक जगतगुरु बसवेश्वर जी की भी याद आती है। कल ही मुझे एक समारोह में जाने का अवसर मिला। उनके वचनामृत के संग्रह को लोकार्पण का वो अवसर था। 12वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में उन्होंने श्रम, श्रमिक, उस पर गहन विचार रखे हैं। कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा था, काय कवे कैलाश। उसका अर्थ होता है, आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर कैलाश की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रम ही शिव है। मैं बार बार श्रमेव जयते की बात करता हूं, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करता हूं। मुझे बराबर याद है, भारतीय मजदूर संघ के जनक और चिंतक, जिन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत चिंतन किया, ऐसे श्रीमान दत्तोपंत जी ठेंगड़ी कहा करते थे, एक तरफ माओवाद से प्रेरित के विचार थी कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते थे, मजदूरों आओ दुनिया को एक करें। एक तरफ कहा जाता था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। भारतीय चिंतन से निकली हुई विचारधारा को लेकर के दत्तोपंत ठेंगड़ी कहा करते थे, वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। आज जब श्रमिकों की बात करता हूं तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को याद करना बहुत स्वाभाविक है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन के बाद हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। विश्व भर में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग उत्सव मनाते हैं। विश्व आज जिन समस्याओं से गुजर रहा है, हिंसा, युद्ध, विनाश लीला, शस्त्रों की स्पर्धा, जब ये वातावरण देखते हैं तो तब बुद्ध के विचार बहुत ही रिलेवेंट लगते हैं। और भारत में तो अशोक का जीवन युद्ध से बुद्ध की यात्रा का उत्तम प्रतीक है। मेरा सौभाग्य है कि बुद्ध पूर्णिमा के इस महान पर्व पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वैसाख डे मनाया जाता है। इस वर्ष ये श्रीलंका में हो रहा है। इस पवित्र पर्व पर मुझे श्रीलंका में भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक अवसर मिलेगा, उनकी यादों को ताजा करने का अवसर मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने हमेशा सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, वैश्विक परिवेश में भी है, और खास करके हमारे अड़ोस पड़ोस देशों के लिए भी है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का साथ भी हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का विकास भी हो। अनेक प्रकल्प चलते हैं। 5 मई को भारत दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट की क्षमता तथा इससे जुड़ी सुविधाएं दक्षिण एशिया के आर्थिक तथा डेवलपमेंटल प्राथमिकताओं को
पूरा करने में काफी मदद करेगी। चाहे नेचुरल रिसोर्सेज मैपिंग की बात हो, टेलीमेडिसिन की बात हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, या अधिक गहरी आईटी कनेक्टिविटी हो, पीपल टू पीपल संपर्क का प्रयास हो, साउथ एशिया का ये उपग्रह हमारे पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ने में पूरा सहायक होगा। पूरे दक्षिण एशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है, अनमोल नजराना है। दक्षिण एशिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का यह एक उपयुक्त उदाहरण है। दक्षिण एशियाई देशों जो कि साउथ एशिया सैटेलाइट से जुड़े हैं, मैं उन सब का इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मी बहुत है, अपनों को भी संभालिए, अपने को भी संभालिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हुए नई पीढ़ी को लेकर उन्होंने बात की। गर्मी का मौसम है, इस पर उन्होंने सीधे सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश की। लाल बत्ती को चलन से हटाने के बाद अब लाल बत्ती कैसे लोगों के दिमाग से हटे, इस पर भी उन्होंने बात की। इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि लाल बत्ती को तो व्यवस्था से, प्रशासन से, सिस्टम से हटा दिया गया है, लेकिन इसको कैसे दिलो दिमाग से हटाया जाए, इस पर भी विचार करना होगा। 31वीं बार आज प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए आए और वीआईपी कल्चर को लेकर उन्होंने अहम बातें की। उन्होंने कहा कि लाल बत्ती तो हट गया है, लेकिन दिमाग से लाल बत्ती हट जाए, लोगों के जहन से लाल बत्ती हट जाए, ये भी सोचना होगा, इस पर भी काम करना होगा। गर्मी की छुट्टी में बच्चे क्या करें और किस तरीके से अपने वक्त का सदुपयोग करें, अच्छा कुछ करें, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज बच्चों को सलाह दी। स्किल डेवलपमेंट की बात की उन्होंने। कई स्थान है जहां रोटी बैंक चल रही है। लोग रोटी बैंक में अपने यहां से रोटी जमा करवाते हैं, सब्जी जमा करवाते हैं, और जो नीडी लोग हैं वे वहां से प्राप्ति कर लेते हैं। देने वाले को भी संतोष होता है, लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है। समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं, इसका ये उदाहरण है। आमतौर पर हमारे देश में वीआईपी कल्चर के प्रति एक नफरत का माहौल है, लेकिन ये इतना गहरा है कि मुझे अभी अभी अनुभव हुआ जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा। वो एक प्रकार से वीआईपी कल्चर का सिंबल बन गया था। लेकिन अनुभव ये कहता था कि लाल बत्ती तो व्हीकल पर लगती थी, गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे 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 वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर वीआईपी कल्चर पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है, इसके लिए कोई ये तो दावा नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्म्य है। मुझे कभी कभी चिंता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी में कई लोगों को कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजारने में मजा आती है। माँ बाप भी बड़े एक रक्षात्मक अवस्था में ही उनको लालन पालन करते हैं। कुछ दूसरे एक्सट्रीम भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कंफर्ट जोन वाला नजर आता है। तो बच्चों को कंफर्ट जोन से निकालकर उनको दुनिया दिखाना, उनको दुनिया की बातें समझाना, स्किल डेवलपमेंट करवाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिलवाना, इन तमाम बातों पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। और साथ ही सार्क सैटेलाइट का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद फायदा होने वाला है, पूरे दक्षिण एशिया को इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। 5 मई को दक्षिण एशिया में जो बातें सैटेलाइट से जुड़ी हुई
जो सैटेलाइट लॉन्च होगा उससे जुड़ी हुई बातें भी प्रधानमंत्री ने की। सिर्फ भारत में नहीं, 5 मई को दक्षिण एशिया से जो सैटेलाइट लॉन्च होगा उससे किस तरीके से इस पूरे रीजन को, इस पूरे महाद्वीप को फायदा होने वाला है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की। दुनिया में हिंसा और युद्ध विनाश के लिए उन्होंने एक बार फिर से बुद्ध के विचारों का जिक्र किया और कितना फायदेमंद है, कितना कामयाब है बुद्ध के विचार का जिक्र करते उन्होंने बताया कि उनके विचारों से किस तरीके से शांति का संदेश जाता है और दुनिया भर में लोग इससे शांति बहाली करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने हमेशा सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, वैश्विक परिवेश में भी है और खास करके हमारे अड़ोस पड़ोस देशों के लिए भी है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का साथ भी हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का विकास भी हो। अनेक प्रकल्प चलते हैं। 5 मई को भारत दक्षिण एशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट की क्षमता तथा इससे जुड़ी सुविधाएं दक्षिण एशिया के आर्थिक तथा डेवलपमेंटल प्राथमिकताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगी। चाहे नेचुरल रिसोर्सेज मैपिंग की बात हो, टेलीमेडिसिन की बात हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो या अधिक गहरी आईटी कनेक्टिविटी हो, पीपल टू पीपल संपर्क का प्रयास हो, साउथ एशिया का ये उपग्रह हमारे पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ने में पूरा सहायक होगा। पूरे दक्षिण एशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है, अनमोल नजराना है। दक्षिण एशिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का यह एक उपयुक्त उदाहरण है। दक्षिण एशियाई देशों जो कि साउथ एशिया सैटेलाइट से जुड़े हैं, मैं उन सब का इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।